आज हम पूरे वीक के इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर रिवीजन फॉर्मेट में कवर करेंगे ताकि आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 1, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऐसे ओपन इकोसिस्टम होते हैं जहां ट्रीज बहुत कम होते हैं और मोस्टली ग्रासेस डोमिनेंट होती हैं। इंडिया में ग्रासलैंड्स को कई बार गलत तरीके से वेस्टलैंड मान लिया जाता है, इसी वजह से इनका कंजर्वेशन लंबे टाइम तक नेग्लेक्ट हुआ है। ग्रासलैंड्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं और स्पीशीज जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, इंडियन वुल्फ और लेसर फ्लोरिकन को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। ग्रासलैंड्स मिट्टी में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टोर करते हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। ये सॉइल इरोजन रोकते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करते हैं। साथ ही ड्रॉट जैसी कंडीशंस में ये इकोसिस्टम को रेजिलियंस देते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी स्ट्रांग है क्योंकि ये पेस्टोरल कम्युनिटीज के लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं। ये फॉडर सप्लाई करके डेयरी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। ग्रासलैंड्स में मेडिसिनल हर्ब्स और इको टूरिज्म का भी पोटेंशियल होता है, लेकिन थ्रेट्स भी बहुत हैं। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन, माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ग्रासलैंड्स को डैमेज कर रहे हैं। पावर लाइंस और फेंसिंग से हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन बढ़ता है। कुछ जगहों पे ओवरग्रेजिंग भी एक प्रॉब्लम है। इन्वेसिव स्पीशीज जैसे प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा ग्रासलैंड्स को डोमिनेट करके लोकल ग्रासेस को खत्म कर देती हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम है मिसगाइडेड अफॉरेस्टेशन, यानी ग्रासलैंड्स में जबरदस्ती ट्री प्लांटेशन करना। कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले ग्रासलैंड्स को वेस्टलैंड कैटेगरी से रिमूव करना जरूरी है। इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशनल ग्रासलैंड कंजर्वेशन पॉलिसी की जरूरत है। साइंटिफिक मैपिंग, ग्रासलैंड कॉरिडोर्स और रोटेशनल ग्रेजिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना होगा। नेटिव ग्रास रेस्टोरेशन पर फोकस करना जरूरी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैबिटेट में पावर लाइंस को अंडरग्राउंड शिफ्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इंसेंटिव बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल अपनाना होगा। क्वेश्चन 2, व्हाइट बेलिड हेरॉन और रिवराइन कंजर्वेशन। व्हाइट बेलिड हेरॉन वर्ल्ड के रेयरेस्ट बर्ड्स में से एक है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इंडिया में ये मेनली नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के रिवराइन फॉरेस्ट्स में। ये बर्ड क्लीन रिवर्स, फिश अवेलेबिलिटी और टॉल नेस्टिंग ट्रीज पर डिपेंड करता है, इसलिए व्हाइट बेलिड हेरॉन को रिवर हेल्थ इंडिकेटर स्पीशीज भी माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। रोड्स, ब्रिजेस और सेटलमेंट्स इकोसिस्टम कॉन्टिन्यूटी तोड़ देते हैं। जब पॉपुलेशन छोटे छोटे ग्रुप में बंट जाती है तो जेनेटिक डिक्लाइन होता है और ब्रीडिंग सक्सेस कम हो जाती है। रिवराइन इकोसिस्टम के थ्रेट्स में सैंड माइनिंग सबसे बड़ा इशू है क्योंकि ये रिवरबेड हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करता है। वाटर पॉल्यूशन से फिश पॉपुलेशन कम हो जाती है। रिवर बैंक डिफॉरेस्टेशन नेस्टिंग ट्रीज खत्म कर देती है। हाइड्रोपावर डैम्स रिवर फ्लो को ऑल्टर करते हैं और फिश माइग्रेशन साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। ह्यूमन डिस्टर्बेंस जैसे फिशिंग, बोटिंग और टूरिज्म भी इस बर्ड के लिए प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड्स आ सकते हैं जो नेस्टिंग साइट्स को डैमेज कर सकते हैं। सॉल्यूशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर बेसिन अप्रोच अपनाना। इकोलॉजिकल फ्लो यानी ई फ्लो मेंटेन करना जरूरी है। सैंड माइनिंग पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए। रिवर बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स और बफर जोन्स बनाना जरूरी है। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल अपनाना होगा और मॉनिटरिंग के लिए जीआईएस और ड्रोन सर्वे का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन 3, पेरिस एग्रीमेंट के 10 इयर्स अचीवमेंट्स और फेलियर्स। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में अडॉप्ट हुआ था। इसका मेन गोल है ग्लोबल वार्मिंग को वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना और 1.5 डिग्री का टारगेट अचीव करने की कोशिश करना। इसमें कंट्रीज अपनी एनडीसीज यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट करती हैं। अचीवमेंट्स में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पेरिस एग्रीमेंट एक यूनिवर्सल ग्लोबल क्लाइमेट फ्रेमवर्क बन गया। नेट जीरो टारगेट्स का मोमेंटम बढ़ा। क्लाइमेट गवर्नेंस मिनिस्ट्रीम हुआ। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रांग हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन को ग्लोबल पुश मिला और लॉस एंड डैमेज का इशू भी इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रांगली रेज हुआ। लेकिन फेलियर्स भी सीरियस हैं। एनडीसीज लीगली बाइंडिंग नहीं है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। इमिशंस अभी भी राइज कर रहे हैं, जिससे 1.5 डिग्री पाथवे थ्रेटेंड है। इक्विटी इशू भी बड़ा है। डेवलप्ड कंट्रीज की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकली इग्नोर होती दिखती है। डेवलपिंग कंट्रीज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और कार्बन स्पेस इनइक्वालिटी बनी हुई है। क्लाइमेट फाइनेंस भी एक मेजर फेलियर रहा है। $100 बिलियन पर ईयर कमिटमेंट डिले हुआ। फाइनेंस का बड़ा पार्ट लोन्स में आया, ग्रांट्स कम मिले। अडैप्टेशन फाइनेंस इनसफिशिएंट है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी वीक है, स्पेशली आईपीआर इश्यूज की वजह से। वे फॉरवर्ड में बाइंडिंग क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट जरूरी है। लॉस एंड डैमेज फंड को इफेक्टिवली ऑपरेशनलाइज करना होगा। अडैप्टेशन फंडिंग बढ़ानी होगी और फेयर कार्बन बजट एलोकेशन इक्विटी बेसिस पर करना होगा। निष्कर्ष यही है कि पेरिस एग्रीमेंट डिप्लोमैटिक सक्सेस है, लेकिन फाइनेंस और इक्विटी फेलियर्स इसकी इफेक्टिवनेस कम कर देते हैं। क्वेश्चन 4, माधव गाडगिल कमेटी यानी WGEEP और वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है।
माधव गाडगिल कमेटी, जिसे WGEEP कहा जाता है, ने वेस्टर्न घाट्स के लिए स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन अप्रोच दी थी। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि पूरा वेस्टर्न घाट्स रीजन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित होना चाहिए। इसने जोनिंग सिस्टम दिया, ESZ 1, ESZ 2 और ESZ 3। कमेटी ने माइनिंग, क्वारिंग और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पर बैन या स्ट्रिक्ट कंट्रोल की बात कही। लार्ज डैम्स और डिस्ट्रक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लिमिट करने का सुझाव दिया और ग्राम सभा तथा लोकल गवर्नेंस को स्ट्रांग रोल देने पर फोकस किया। रेजिस्टेंस इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को डर था कि डेवलपमेंट रुक जाएगा, रोड्स, डैम्स और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स पर रोक लग सकती है। फार्मर्स और प्लांटेशन सेक्टर को लाइवलीहुड लॉस का डर था। स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी विरोध किया। माइनिंग और रियल एस्टेट लॉबी ने प्रेशर बनाया और इतने बड़े रीजन में मॉनिटरिंग को लेकर इंप्लीमेंटेशन भी डिफिकल्ट माना गया। बैलेंस्ड मॉडल के लिए साइंटिफिक मैपिंग और ग्राउंड वेरिफिकेशन जरूरी है। हाई इकोलॉजिकल जोन्स को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज को अलाउ करना होगा। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, इको कंपेंसेशन और स्ट्रांग मॉनिटरिंग अथॉरिटी जरूरी है। निष्कर्ष यही है कि वेस्टर्न घाट्स में डेवलपमेंट और कंजर्वेशन का बैलेंस जरूरी है। क्वेश्चन 5, राइट्स ऑफ नेचर और स्टिंगलेस बीज। राइट्स ऑफ नेचर का मतलब है नेचर को लीगल पर्सन माना जाए, यानी इकोसिस्टम को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है गार्जियंस के थ्रू। ग्लोबल एग्जाम्पल्स में इक्वाडोर और न्यूजीलैंड आते हैं। स्टिंगलेस बीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं। ये क्रॉप्स और फॉरेस्ट्स दोनों में पॉलिनेशन करके बायोडाइवर्सिटी रीजनरेशन में हेल्प करती हैं। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और हनी इकॉनमी को सपोर्ट मिलता है। ये इकोसिस्टम हेल्थ इंडिकेटर भी हैं। इंडिया में इसकी फीजिबिलिटी स्ट्रांग है क्योंकि आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट तक एक्सटेंड हो चुका है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन भी नेचर प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है। आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG भी एनवायरमेंटल ड्यूटी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन चैलेंजेस हैं। गार्जियनशिप अनक्लियर है कि बीज को रिप्रेजेंट कौन करेगा। एनफोर्समेंट और मॉनिटरिंग डिफिकल्ट होगी। PIL मिसयूज का रिस्क भी रहेगा। डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पेस्टिसाइड और इंडस्ट्री लॉबी विरोध कर सकती है। वे फॉरवर्ड में इंडिविजुअल स्पीशीज राइट्स की बजाय इकोसिस्टम राइट्स मॉडल ज्यादा प्रैक्टिकल है। पॉलिनेटर कॉरिडोर्स प्रोटेक्ट करने होंगे। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM को प्रमोट करना होगा। कम्युनिटी स्टुअर्डशिप और बायोडाइवर्सिटी लॉज का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। निष्कर्ष यही है कि राइट्स ऑफ नेचर एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्लियर लीगल फ्रेमवर्क और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। Q6, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है? क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जरूरी है क्योंकि इंडिया में ड्रॉट्स, फ्लड्स, हीटवेव्स और इराटिक मॉनसून बढ़ रहे हैं। इससे क्रॉप यील्ड अनस्टेबल होती है, फार्मर इनकम रिस्क बढ़ता है और सॉइल डिग्रेडेशन व ग्राउंड वाटर स्ट्रेस भी बढ़ता है। इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे मिलेट्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स, इंटरक्रॉपिंग और शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेस टॉलरेंट सीड्स। सॉइल हेल्थ में कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, जीरो टिलेज और बायोफर्टिलाइजर्स जरूरी हैं। वाटर रेजिलियंस के लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, फार्म पॉन्ड, वाटरशेड और चेक डैम जरूरी हैं। रिस्क रिडक्शन में वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, क्लाइमेट एडवाइजरी, सीड बैंक और एग्रोफॉरेस्ट्री शामिल है। लाइवस्टॉक में हीट रेजिस्टेंट ब्रीड्स और फॉडर बैंक जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी में रिमोट सेंसिंग, GIS, AI एडवाइजरी, ड्रोन, IoT सेंसर और बायोटेक सीड्स महत्वपूर्ण हैं। पॉलिसी सपोर्ट में PMKSY, सॉइल हेल्थ कार्ड, PMFBY, मिलेट प्रमोशन और KVK की भूमिका जरूरी है। चैलेंज है स्मॉल फार्मर्स का लो टेक्नोलॉजी एक्सेस और हाई कॉस्ट। वे फॉरवर्ड में क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज क्लस्टर और ज्यादा R&D इन्वेस्टमेंट जरूरी है। Q7, आर्टिकल 21 और राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है, लेकिन जुडिशरी ने इसे एक्सपैंड करके राइट टू क्लीन एयर, क्लीन वाटर और हेल्दी एनवायरनमेंट बना दिया। इसमें मेजर प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट केस लॉ में ओलियम गैस लीक केस, MC मेहता केस, वेल्लौर केस और सुभाष कुमार केस शामिल हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट में आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG आते हैं। लेकिन एनफोर्समेंट में वीक मॉनिटरिंग, लो पेनल्टी, ओवरलैपिंग अथॉरिटीज और स्लो इंप्लीमेंटेशन बड़ी प्रॉब्लम है। वे फॉरवर्ड में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्ट्रेंथन करना, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर और NGT कैपेसिटी बढ़ाना जरूरी है। क्यूट, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, पोटेंशियल और लिमिटेशंस। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस मतलब इकोसिस्टम्स का यूज करके क्लाइमेट चेंज को मैनेज करना, जैसे मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स, अर्बन फॉरेस्ट और ग्रीन रूफ्स। पोटेंशियल में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ब्लू कार्बन, फ्लड कंट्रोल, कोस्टल प्रोटेक्शन, हीट रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन शामिल है। ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अर्बन एरियाज में ये हीट आइलैंड कम करता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ाता है। कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स और कोरल रीफ स्टॉर्म डैमेज घटाते हैं। लिमिटेशंस हैं लैंड की कमी, वेटलैंड एनक्रोचमेंट, मोनोकल्चर प्लांटेशन का रिस्क, स्लो रिजल्ट, वीक मेंटेनेंस, क्लाइमेट एक्सट्रीम डैमेज और ग्रीन वॉशिंग।
वे फॉरवर्ड में मास्टर प्लान इंटीग्रेशन, शोनिंग लॉ एनफोर्समेंट, कम्युनिटी लेड रेस्टोरेशन और नेटिव स्पीशीज प्रमोशन जरूरी है। Q9 मरीन बायो इंडिकेटर्स और हेवी मेटल पोल्यूशन। मरीन इकोसिस्टम में हेवी मेटल पोल्यूशन बढ़ रहा है और यह स्पॉन्जेस जैसे ऑर्गेनिजम्स में जमा होकर फूड चेन को डैमेज करता है। मरीन बायो इंडिकेटर्स वे स्पीशीज हैं जो पॉल्यूशन और स्ट्रेस के अर्ली वार्निंग सिग्नल देती हैं। एग्जाम्पल हैं स्पॉन्जेस, कॉरल्स, प्लैंकटन, मॉलस्क्स, सीग्रास और फिश टिश्यू मॉनिटरिंग। ये अर्ली डिटेक्शन, पॉल्यूशन हॉटस्पॉट मैपिंग, क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, सी फूड सेफ्टी और MPA मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ये कोस्टल रेगुलेशन और SDG 14 के लिए भी पॉलिसी सपोर्ट देता है। चैलेंज है वीक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म डेटा की कमी। वे फॉरवर्ड में नेशनल मरीन मॉनिटरिंग प्रोग्राम और स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज कंट्रोल जरूरी है। Q10 सदर्न ओशन कार्बन एनोमली। सदर्न ओशन एक मेजर ग्लोबल कार्बन सिंक है, लेकिन कभी कभी ये एक्सपेक्टेड लेवल के मुकाबले कम कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है। इसे सदर्न ओशन कार्बन एनोमली कहते हैं। इसके कॉजेज हैं स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड से अपवेलिंग, ओशन वार्मिंग से कम सॉल्युबिलिटी, स्ट्रैटिफिकेशन, बायोलॉजिकल पंप में बदलाव और अंटार्कटिक आइस मेल्ट। इम्प्लीकेशंस ये हैं कि अगर सिंक वीक हुआ तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन रहेगा, 1.5 डिग्री कार्बन बजट घटेगा और क्लाइमेट मॉडल्स की प्रिडिक्शन में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। वे फॉरवर्ड में सैटेलाइट मॉनिटरिंग, आर्गो फ्लोट्स, बेहतर अर्थ सिस्टम मॉडल्स और ग्लोबल एमिशन कट्स जरूरी हैं। Q11 PSLV फेलियर्स कॉजेज और मिशन एश्योरेंस। PSLV इंडिया का सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल है, लेकिन रेयर फेलियर्स ये दिखाते हैं कि मिशन एश्योरेंस और स्ट्रांग होना चाहिए। फेलियर के मेन कॉजेज में स्टेज सेपरेशन फेलियर, इग्निशन प्रॉब्लम, GNC एरर्स, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल फेलियर, स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन, फ्यूल लीकेज, सॉफ्टवेयर लॉजिक एरर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और वेदर रिस्क शामिल हैं। इसके कंसिक्वेंसेज में पेलोड लॉस, इकोनॉमिक डैमेज, डिफेंस सैटेलाइट डिले, कमर्शियल ट्रस्ट कम होना और प्रोग्राम डिले शामिल है। मिशन एश्योरेंस बढ़ाने के लिए जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वेंडर ऑडिट, डिजिटल ट्विन सिमुलेशन, हार्डवेयर इन लूप टेस्टिंग, इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड, AI बेस्ड अनोमली डिटेक्शन और सॉफ्टवेयर वैलिडेशन जरूरी है। Q12 मरीन बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस बायोटेक्नोलॉजी। मरीन बायोटेक्नोलॉजी में ओशन ऑर्गेनिज्म से नई ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर कंपाउंड्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स और ओमेगा-3 मिलते हैं। एग्रीकल्चर में सीविड बायोफर्टिलाइजर्स, बायोस्टिमुलेंट्स और सैलिनिटी टॉलरेंट जीन्स उपयोगी हैं। डिफेंस में एंटी फाउलिंग कोटिंग्स, स्टेल्थ मटेरियल और अंडर वाटर बायोसेंसर्स का रोल है। स्पेस बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोग्रेविटी के कारण प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन बेहतर होता है, कैंसर रिसर्च, स्टेम सेल स्टडी और वैक्सीन इनोवेशन संभव होता है। डिफेंस और स्पेस मिशन में रेडिएशन प्रोटेक्शन और क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम महत्वपूर्ण हैं। चैलेंजेस में बायोपायरेसी, पेटेंट डिस्प्यूट, ड्यूल यूज रिस्क, रेगुलेशन गैप और एथिकल कंसर्न शामिल हैं। Q13 रिमोट सेंसिंग और IRS प्रोग्राम। रिमोट सेंसिंग और IRS प्रोग्राम गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में साइक्लोन ट्रैकिंग, फ्लड मैपिंग, लैंडस्लाइड जोनेशन, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन और ड्रॉट मॉनिटरिंग होता है। एग्रीकल्चर में क्रॉप एरिया एस्टिमेशन, यील्ड फोरकास्टिंग, सॉइल मॉइस्चर मैपिंग और PMFBY क्लेम वेरिफिकेशन में मदद मिलती है। अर्बन प्लानिंग में लैंड यूज मैपिंग, एनक्रोचमेंट मॉनिटरिंग और हीट आइलैंड एनालिसिस संभव है। नेशनल सिक्योरिटी में बॉर्डर सर्विलांस और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ती है। चैलेंजेस में डेटा प्राइवेसी, हाई रेजोल्यूशन डेटा रिस्ट्रिक्शन और लोकल कैपेसिटी की कमी शामिल है। वे फॉरवर्ड में स्ट्रॉन्ग डेटा गवर्नेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है। Q14 इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन का लक्ष्य इंडिया को ग्लोबल AI हब बनाना है। ऑब्जेक्टिव्स में GPU इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडिजिनस मॉडल्स, डेटा सेट्स, रिस्पॉन्सिबल AI और स्किलिंग शामिल है। अपॉर्चुनिटीज में इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ और एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट गवर्नेंस, साइबर डिफेंस और इंडियन लैंग्वेज AI मॉडल्स शामिल हैं। चैलेंजेस में डेटा प्राइवेसी, बायस, डिजिटल डिवाइड, जॉब डिसरप्शन, डीप फेक, साइबर क्राइम और फॉरेन हार्डवेयर डिपेंडेंसी शामिल है। वे फॉरवर्ड में डेटा प्रोटेक्शन, पब्लिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जरूरी है। Q15 नैनोरोबोट्स इन हेल्थ केयर। नैनोरोबोट्स नैनोस्केल मशीनें हैं जो बॉडी के अंदर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी और डायग्नोसिस कर सकती हैं। ये लिगेंड्स और एंटीबॉडीज से कैंसर सेल्स को टारगेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स या अल्ट्रासाउंड से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। एप्लीकेशंस में कैंसर ट्रीटमेंट, क्लॉट रिमूवल, रियल टाइम डायग्नोसिस, ब्रेन डिसऑर्डर ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी शामिल है। एथिकल कंसर्न्स में लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी, रेगुलेशन, अफोर्डेबिलिटी, हेल्थ इनइक्वालिटी, डेटा प्राइवेसी और ड्यूल यूज मिलिट्री रिस्क शामिल है। वे फॉरवर्ड में स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल ट्रायल्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जरूरी है। Q16 ऑर्बिटल डेब्रिस और स्पेस सस्टेनेबिलिटी। ऑर्बिटल डेब्रिस में इनएक्टिव सैटेलाइट्स और रॉकेट फ्रैगमेंट शामिल हैं जो 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ये कॉलिजन रिस्क बढ़ाते हैं और केसलर सिंड्रोम के जरिए चेन रिएक्शन बन सकता है। इससे कम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर सैटेलाइट्स को नुकसान हो सकता है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पर भी खतरा बढ़ता है और मिशन कॉस्ट बढ़ जाती है। इंडिया की प्रिपेयर्डनेस में SSA ट्रैकिंग सिस्टम, डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस और RLV टेक्नोलॉजी शामिल है, लेकिन गैप्स में लिमिटेड ट्रैकिंग कवरेज और एक्टिव डेब्रिस रिमूवल कैपेबिलिटी की कमी है।
वे फॉरवर्ड में एडवांस रडार नेटवर्क, एक्टिव डेब्रिस रिमूवल टेक, मैंडेटरी डीऑर्बिटिंग और UNCOPUOS के तहत इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। Q17 इंडियन मिनिएचर पेंटिंग स्कूल्स और कल्चरल डिप्लोमेसी। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग छोटी लेकिन बहुत डिटेल्ड पेंटिंग्स होती हैं जो रॉयल और रिलीजियस पैटर्न्स में डेवलप हुई। मेजर स्कूल्स हैं मुगल स्कूल जिसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस, रियलिज्म और कोर्ट सीन, पोर्ट्रेट्स जैसे थीम्स मिलते हैं। राजपूत स्कूल जिसमें वाइब्रेंट कलर्स और कृष्ण राधा, रामायण जैसे स्पिरिचुअल थीम्स हैं। पहाड़ी स्कूल खासकर कांगड़ा और बसोहली जिसमें रोमांटिक और डिवोशनल पेंटिंग्स मिलती हैं। दक्कन स्कूल जैसे गोलकुंडा और बीजापुर जिसमें फैंटेसी एलिमेंट्स और रिच कॉस्ट्यूम्स दिखते हैं। ये पेंटिंग्स मिडिवल इंडिया की सोसाइटी, फेस्टिवल्स, कोर्ट कल्चर और सिंक्राटिज्म का विजुअल रिकॉर्ड हैं। आज ये फैशन, डिजाइन, म्यूजियम्स और डिजिटल आर्काइव्स में रिवाइव हो रही हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी में ये इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ाती हैं। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, ICCR और यूनेस्को प्लेटफॉर्म पर इंडिया की हेरिटेज इमेज मजबूत करती हैं। चैलेंज है फेक कॉपीज और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट की इनकम क्राइसिस। Q18 सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यूनिटी बनाम पॉलिटिसाइजेशन। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हेरिटेज रिवाइवल और नेशनल प्राइड का सिंबल है। ये इवेंट्स नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाते हैं, यूथ में हिस्टोरिकल अवेयरनेस लाते हैं, टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी बूस्ट करते हैं और सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। लेकिन रिस्क ये है कि हिस्ट्री को सिलेक्टिव नैरेटिव में बदला जा सकता है, कम्युनल पोलराइजेशन हो सकता है और एकेडमिक हिस्ट्री कमजोर हो सकती है। बैलेंस्ड अप्रोच में प्लूरलिज्म, हिस्टोरियंस और ASI एक्सपर्ट्स की भूमिका और कंजर्वेशन फोकस जरूरी है। Q19 श्रीमंत शंकरदेव रिलीजन, लिटरेचर और सोशल रिफॉर्म। श्रीमंत शंकरदेव असम के नियो वैष्णव भक्ति मूवमेंट के लीडर थे। उन्होंने एका शरण नाम धर्म का प्रचार किया, सत्र और नामघर सिस्टम बनाया और कीर्तन को पॉपुलर किया। उन्होंने बोरगीत, भागवत पुराण अडॉप्टेशन और असमी लिटरेचर को मजबूत किया। अंकिया नाट और भावना जैसी कल्चरल ट्रेडिशन विकसित की। सोशल रिफॉर्म में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम किया और इक्वालिटी को प्रमोट किया। आज भी उनके आइडियाज सोशल हार्मनी और कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए रिलेवेंट हैं। Q20 होली सिटी स्टेटस डिमांड। सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म इशू। होली सिटी स्टेटस की डिमांड्स रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ी हैं, लेकिन यह सेक्युलरिज्म और आर्टिकल 14 इक्वालिटी पर सवाल उठा सकती हैं। आर्टिकल 25-28 के तहत स्टेट रेगुलेट कर सकता है, लेकिन किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। ये फेडरलिज्म में भी फ्रिक्शन पैदा कर सकता है क्योंकि अर्बन गवर्नेंस स्टेट सब्जेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन में लिकर और मीट रेस्ट्रिक्शन, हाई पॉलिसिंग, ज्यादा बजट और क्राउड मैनेजमेंट की जरूरत बढ़ जाएगी। बेस्ट अप्रोच ये है कि होली सिटी की बजाय हेरिटेज सिटी या पिलग्रिमेज सिटी मॉडल अपनाया जाए ताकि सेक्युलर गवर्नेंस बना रहे। Q21 टियर 2 और टियर 3 सिटीज ग्रोथ। टियर 2 और टियर 3 सिटीज इंडिया में नए ग्रोथ सेंटर्स बन रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज में बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और MSME जॉब्स, अफोर्डेबल हाउसिंग और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ शामिल है। लेकिन चैलेंजेस हैं वीक अर्बन प्लानिंग, वाटर सीवेज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, पॉल्यूशन और वेटलैंड डिस्ट्रक्शन तथा म्यूनिसिपल फाइनेंस की कमजोरी। रिफॉर्म्स में मास्टर प्लान, जोनिंग, TOD मॉडल, प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और GIS बेस्ड ई-गवर्नेंस जरूरी है। Q22 बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। चाइल्ड मैरिज के मेन कॉजेज हैं पॉवर्टी, एजुकेशन की कमी, पैट्रियार्की, सोशल ट्रेडिशन, सेफ्टी कंसर्न और वीक लॉ एनफोर्समेंट। PCMA यानी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लीगल डिटरेंस देता है, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस के कारण इंप्लीमेंटेशन वीक रहता है। कम्युनिटी रोल में पंचायत्स, NGOs, SHGs और रिलीजियस लीडर्स अवेयरनेस और रिपोर्टिंग सिस्टम बना सकते हैं। एजुकेशन सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है क्योंकि गर्ल्स स्कूल में रहेंगी तो मैरिज ऑटोमेटिकली डिले होगी। वे फॉरवर्ड में स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, कंडीशनल कैश ट्रांसफर, स्कॉलरशिप्स, सेफ ट्रांसपोर्ट और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर आपको ये क्विक रिवीजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और UPSC मास्टरमाइंड करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।